हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे वर्ण विचार। इससे पहले आप भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ चुके हैं। आपने व्याकरण में व्याकरण के 3 भाग यहाँ पर देखे, जिसमें पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। तो हिंदी व्याकरण में हम यही पढ़ेंगे, पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार और फिर आपके वाक्य विचार। तो वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कहाँ से आए, ये सब हम जान लेते हैं पहले। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास भाषा क्या लिखी है, वाक्यों के मेल से, ठीक है, और वाक्य शब्दों के मेल से, साथ में शब्द आपके वर्णों के मेल से बनते हैं। तो जो भाषा है वो जो है वाक्यों के मेल से, क्योंकि हम कुछ बात कर रहे हैं, कोई भाषा हम कह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं हिंदी भाषा कह रही हूँ, तो मैं अपने वाक्यों के माध्यम से आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। तो एक बात पहुंचाने के लिए, एक बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक वाक्य को कहूंगी। इन सभी वाक्यों के मेल से बनती है आपकी भाषा। लेकिन जो ये वाक्य हैं वो शब्दों के मेल से, और शब्द आपके वर्णों के मेल से बनते हैं। अर्थात भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चंद्रमा निकल आया है। ये एक पूरा वाक्य है, और ये वाक्य बना है शब्द चंद्रमा, निकल और आया से, ठीक है। वर्ण यहाँ पर आप देखिए, चंद्रमा, ये सारे वर्ण। अब वर्णों को हम कैसे विच्छेदित करते हैं ये हम आगे की क्लास में बताएंगे। तो देखिए, ये जो चंद्रमा है ये इतने सारे ध्वनियों या वर्णों के मेल से बना है, यानी इतने सारे अक्षरों से ये मिल करके एक चंद्रमा शब्द बना है। साथ में निकल शब्द इन सभी वर्णों के मेल से बना है। ये जो आया शब्द है वो इन वर्णों के मेल से बना है, और ये जो है ये भी आपके इन वर्णों से मिलकर बना है। तो आप इनको लिख लीजिएगा कि भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से, और शब्द आपके वर्ण के मेल से बनता है। यहाँ एक वाक्य लिखा है, चंद्रमा निकल आया है, और ये इन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, चंद्रमा, निकल, आया और है। और वर्ण यहाँ पर जो चंद्रमा शब्द है वो इन वर्णों से मिलकर बना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी इकाई आपकी भाषा की है वर्ण। वर्ण, पहले आपका वर्ण आता है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के मेल से आपके वाक्य बन जाएंगे, और जब वाक्यों को भी आप मिलाएंगे तो आपकी एक प्रॉपर भाषा बन जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। पहले वर्ण आप पढ़ेंगे, फिर शब्द बनेंगे, फिर आपके वाक्य बनेंगे, और तब जाकर के आपकी भाषा, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा इसे। अब यहाँ आप लिखेंगे कि इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से जो है अनेक ध्वनियों का उच्चारण होता है, अनेक ध्वनियां निकलती हैं, और जब मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे आपके वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। तब वो क्या कहलाते हैं, वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वे वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं, जिसको आप और आगे तोड़ नहीं सकते हैं, खंड आप उसके नहीं कर सकते हैं। जैसे इस वाक्य के आपने अलग अलग खंड कर दिए, इस शब्द के भी आपने अलग अलग वर्ण कर दिए, लेकिन इन वर्णों को अब आप आगे नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वही आपके वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं, वर्ण अथवा अक्षर कहलाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो ध्वनियों के साथ पैदा होता है, ठीक है। सबसे पहले वो रुदन करता है, रोना शुरू करता है, चिल्लाना शुरू करता है। अर्थात अब देखा भी यही जाता है कि बच्चा रो रहा है या नहीं, यानी कि वो ध्वनियों के साथ उत्पन्न पैदा हुआ है या नहीं। यानी यदि उसके मुख से ध्वनियां उत्पन्न हो रही है, ध्वनियां जो है वो उच्चारित कर रहा है, तो वो भाषा भी सीख पाएगा।
और यदि वो जो है ध्वनियों के साथ उत्पन्न नहीं हुआ, वो रो नहीं रहा है, वो चुपचाप है, अर्थात वो ध्वनियां नहीं निकाल रहा है, तो वो फिर आगे जाकर कोई भाषा सीख भी नहीं पाता है। तो इसलिए आप ये देखा भी होगा आपने कि बच्चे को यही देखा जाता है, क्या वो रो रहा है, क्या वो ध्वनियां निकाल रहा है। रोने का मतलब क्या है, वो रो नहीं रहा है, वो ध्वनियां उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जो हमें रुदन लग रहा है, क्योंकि वो कुछ और बोल नहीं सकता है, उसे भाषा नहीं आती है, तो वो ध्वनियों को निकालता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्णमाला किसे कहा जाता है, वर्णमाला आप पढ़ चुके हैं। तो जब किसी भाषा के वर्णों को हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखा जाता है। वर्ण तो आपने पढ़ लिए, आपके मुख से जो ध्वनियां निकाली उनको कुछ चिन्ह उनके दे दिए, ठीक है। जैसे हमारे मुख से अ निकला तो हमने उसको ये चिन्ह दे दिया, ये चिन्ह उसको दे दिया, अ ए करा तो एक चिन्ह मिल गया उसको। लेकिन इनको जब आप क्रमबद्ध तरीके से रूप से आप लिखते हैं, यही आपकी क्या होती है, वर्णों की माला कहलाती है। जैसे आपके हिंदी वर्णमाला को जब आप क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं तो आपकी हिंदी वर्णमाला हो जाती है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। साथ में वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण अथवा अक्षर आपके कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ कि वर्णों की व्यवस्थित समूह को आप वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार से, ठीक है। हमारी हिंदी वर्णमाला में कितने 52 यहाँ पर वर्ण है, जिसमें आपके स्वर 11, अयोगवाह 2, व्यंजन आपके 33, इसके बाद संयुक्त व्यंजन आपके 4 और अतिरिक्त व्यंजन आपके 2 हैं। तो इनको सभी को आपने लिखना है वर्णमाला, और साथ में आप इसे भी लिखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार से हैं, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में आपके 11 आपके स्वर हैं, साथ में 2 अयोग वाह हैं, अ आ ए ई उ ऊ रि ए आई ओ औ आपके स्वर। अंग और अह आपका ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, अयोग वाह इसे कहा जाता है। व्यंजन यहाँ 33 हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 जो यहाँ पर वर्ग हैं, उनमें 5 वर्ण हैं, क ख ग घ अंग। और यहाँ पर आप देखिए, जब आपने व्यंजन लिखना शुरू किया तो एक चीज आप देख रहे हैं, व्यंजनों के नीचे ये जो इस प्रकार से लगा है, इसको हल या हलंत इसको कहा जाता है। ये व्यंजनों को लिखने का तरीका है। ये व्यंजन स्वर रहित हैं, यहाँ पर इसमें स्वर नहीं जुड़ा है। आपने इससे पहली छोटी क्लासेस में पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। आपने देखा स्वर क्या होते हैं, जिनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण जिनका आप कर सकते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अ आ ए ई उ ऊ रि ए आई ओ औ। आपने जब इनका उच्चारण किया, आपके मुख में कहीं भी श्वास मात्रा कहीं भी रुकी नहीं, स्वतंत्र अवस्था में आपने इनका उच्चारण किया, अ आ ए ई उ ऊ रि ए आई ओ औ। वायु आपके मुख पर कहीं भी, मुख के अंदर कहीं भी आपकी ठहरी नहीं है, आपने इनका उच्चारण किया स्वतंत्र अवस्था में। लेकिन जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं, आप जब क बोलते हैं, तो क में आपका मुख के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जो वायु है, एक क्षण के लिए वो वायु आपके मुख के अंदर रुकती है, क। तो देखिए क और बीच में आपकी वायु जो है थोड़ा रुक करके फिर अ का उच्चारण आया, ख ग घ अंग। तो सब में अ का उच्चारण आ रहा, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। अब आप देखिए सभी वर्णों में अ का उच्चारण आया है।
इसका मतलब क्या है कि जो व्यंजन है वो स्वतंत्र, देखिए व्यंजनों की आप परिभाषा आगे पढ़ेंगे भी और इससे पहली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं। व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है। व्यंजन स्वतंत्र रूप में यहाँ लिखे गए हैं। देखिए ये स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखे जाते हैं। आपने जब पढ़ा होगा तो आपने ये हल नहीं पढ़ा है, उस समय आपने व्यंजन पढ़े हैं लेकिन स्वर सहित, स्वर सहित यानी कि जिसके साथ स्वर जुड़ा हो। यहाँ ये जो व्यंजन लिखे हैं ये स्वर रहित हैं। ये क्या है, ये स्वर रहित व्यंजन है। रहित यानी कि जिसमें स्वर नहीं है। इन व्यंजनों में अभी स्वर नहीं है और यदि इसमें स्वर जोड़ दें तो तब ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं क ख ग घ अंग। अब इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, उच्चारण में किसका यहाँ पर उच्चारण आ रहा है, उच्चारण करते समय किसका, क क, तो उच्चारण किसका, अ ख, अ का उच्चारण आ रहा है, ग घ अंग, अ का उच्चारण आ रहा है सब में। अर्थात ये जो व्यंजन है ये किससे मिलकर बने हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में इस प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी कि जब उसके साथ स्वर नहीं होता है उस समय आपके व्यंजन ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें क्या कर दें, अ जोड़ दें, तब जा करके वो ऐसा बन जाता है। और आप ऐसे ही स्वर व्यंजनों को पढ़ते हैं, आपने हलंत के साथ तो अभी तक नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब जैसे आपके पास हमने कहा कि स्वतंत्र अवस्था में आपके व्यंजन ऐसे होते हैं, आप ख में फिर से अ जोड़ेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ख, यानी कि इस सभी में स्वर नहीं है और जब आप स्वर इनमें जोड़ देंगे तो ये हलंत सबके हट जाएंगे। तो जिन भी व्यंजनों को आप अभी तक पढ़ रहे थे, का था गा गा अंग, छ छ जा जा य, टा ठा डा डा, वो सभी स्वर के साथ है और उसमें अ स्वर की ध्वनि जुड़ी होती है, अ स्वर उसमें जुड़ी होती है। आगे भी हम इसको पढ़ाएंगे कि किसकी क्या मात्रा है, कैसे किस प्रकार से। ठीक है, तो ये है आपका स्वर रहित, इसमें कोई भी किसी भी वर्ण में स्वर नहीं है, इसलिए सब में हलंत है। और जब हम हलंत को हटाएंगे तो इसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ जाएगा, तब जाकर के वो स्वर हटेगा। तो इनमें जब अ की स्वर जुड़ी, सभी व्यंजनों में अ का स्वर जुड़ा होता है, तब जाकर के आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में आप इनका उच्चारण आधा क की तरह आता है, क, आप कह ही नहीं पाएंगे, आप उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। तो ये स्वतंत्र अवस्था के व्यंजन हैं और ये आपकी क्या है, इनमें अ की ध्वनि जब जुड़ जाती है तो वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे ये सभी आपके, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, पंचम वर्ण क्यों कहा गया है, ये पांच देखिए क ख ग घ अंग च छ ज, इनमें पांच पांच वर्ण हैं, साथ में इनको पंचम वर्ण कहा गया है। इनके पांचवा जो वर्ण है इनके नाम है पंचम वर्ण। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ चार आपके संयुक्त व्यंजन हैं, अतिरिक्त वर्ण यहाँ पर दो हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह हो गए, 33 आपके व्यंजन हो गए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 आपके अतिरिक्त वर्ण हो गए और कुल योग यहाँ पर 52 है। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से लिखें। चलिए, तो देखिए वर्णों के अब हम यहाँ भेद पढ़ेंगे। तो देखिए हमने आपने वर्णों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, वर्णों को आप स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप वर्णों को स्वतंत्र रूप में लिखते हैं। और अब यहाँ पर देखिए एक नजर, यहाँ पर आप देखिए स्वर आपके कितने हैं, 11, 2 आपके अयोगवाह हैं, व्यंजन आपके 33 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, अतिरिक्त 2 हैं और कुल मिलाकर के आपके 52 वर्ण यहाँ आ जाते हैं।
तो आइए अब इन स्वरों को, अयोगवाह को, व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को, अतिरिक्त वर्ण को, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वर्णों के भेद अब यहाँ पर आप करेंगे, हेडिंग डालिएगा वर्णों के भेद। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के वर्णों में के दो भेद है। सबसे पहला आपका व्यंजन और आपका स्वर और व्यंजन। तो लिखिएगा स्वर और व्यंजन, दो इसके भेद हो गए। और अब हम स्वरों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्वर क्या होते हैं और कौन कौन से इसके भेद हैं। चलिए, स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है। इससे पहले भी आपको बताया है, स्वर को आप स्वतंत्र रूप में बिना किसी ध्वनि की सहायता के बिना, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में इसका उच्चारण किया जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी इसका उच्चारण करने में आपको किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट की मुख से बाहर निकलती है। आप इनका उच्चारण करिए और प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार आपको उच्चारण करिएगा और आप जानेंगे आपके मुख के अंदर वायु कहीं भी नहीं रुक रही है। अ आ ए ई उ रे ए आई ओ औ अंग ह। ठीक है, तो हर वर्ण का उच्चारण जब आप करेंगे, हर स्वर का उच्चारण करेंगे, तो वायु आपके मुख में कहीं भी नहीं रुकेगी। हिंदी वर्णमाला में 11 आपके स्वर होते हैं, तो इस प्रकार से कौन कौन से? अ आ ए ई उ रे ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये आपके 11 आपके क्या है? स्वर है। चलिए जल्दी से लिखें। अब हम इसके बाद स्वरों के भेद पढ़ें। ये तो आपने जान लिया, स्वर क्या होते हैं, जिनका आप स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, यानी कि कोई रुकावट आपके मुख के अंदर नहीं होती है, आप स्वतंत्र रूप से इनको क्या कर सकते हैं? उच्चारण कर सकते हैं। अब स्वरों के भेद यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब किसके आधार पर? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। यानी कि आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण में कितना समय लग रहा है, तो उस समय के आधार पर यहाँ स्वरों के 3 भेद हुए हैं। सबसे पहला भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, इसको भी ध्यान से देखना है, किसके आधार पर किया है? उच्चारण में लगने वाले समय, यानी कि किसी स्वर को आप उच्चारित कर रहे हैं और उस उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर यहाँ पर स्वरों के 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, क है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक है, पहला है आपका ह्रस्व स्वर। अंग्रेजी में देखिए शॉर्ट वॉबल्स लिखा है, शॉर्ट छोटा, कम समय जिसमें लगता है, क्योंकि समय के आधार पर ही हम इसका भेद कर रहे हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि उनके उच्चारण में आपका कम समय लगता है। और ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं, अ ए ओ और रे। तो यहाँ पर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ये संख्या में है 4, अ ए ओ रे, ये आपकी क्या है? ह्रस्व स्वर है। दूसरा यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर, यानी कि लॉन्ग वोवेल। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, यानी कि जितना समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगता है, उससे दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। देखिए, देखने में तो अ, और उसी अ को हम खींचते हैं आ, तो ये भी है, लेकिन इसको हम खींच देते हैं ई। ठीक है ना, ये भी आपका ओ है, लेकिन यहाँ आप उसको खींच लेते हैं ऊ, तो दुगना समय लगता है। साथ में ए आई ओ औ, ये आपके साथ यहाँ पर आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों को लिखिएगा। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, अ ए ओ रे
और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये भी संख्या में 7 है, तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा आपका प्लुत स्वर, लॉन्गर, उससे लंबा। अब देखिए लॉन्गर प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम आदि। और प्लुत स्वर का चिन्ह ये है। अब ये चिन्ह क्या बताता है, जिस भी वर्ण को आप कह रहे हैं ना उसको आप लंबा खींचिए। तो जैसे ओम का आप उच्चारण करते हैं, आपने यहाँ रा और इसके बीच में ये स्वर है, यानी कि आपने राम को और ज्यादा खींचना है, तो आप क्या कहेंगे, राम। ठीक है। और इसका प्रयोग जब हम किसी दूर के व्यक्ति को आवाज देते हैं, उसको पुकारते हैं, तब किया जाता है। साथ में यहाँ हिंदी में जो है प्लुत स्वर का प्रयोग बिल्कुल भी बंद हो गया है और इसका प्रयोग अब केवल संस्कृत भाषा में किया जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके स्वर और स्वरों के प्रकार या भेद, और वो भी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर जो कि 4 हैं, दीर्घ स्वर जो कि आपके 7 हैं, और प्लुत स्वर जिनको उच्चारण करते समय आपका एक लंबा स्वर आता है, एक जो है आप जो है शब्द को बहुत लंबा उसको खींच देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर स्वरों की मात्राएं आप पढ़ेंगे। स्वरों की मात्राएं क्या क्या होती हैं इनको आप देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब स्वर को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब वे मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। आप किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर आपने क एक व्यंजन है, क में आपने क्या किया, इस प्रकार से आप लिखें, और आप आ लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तब ये अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। व्यंजन स्वर को आप मूल रूप में फिर प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इनका स्वरूप जो है बदल जाता है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। इसके लिए हमें हर स्वर के चिन्ह पता होने चाहिए, यानी कि आ स्वर, आ जब क के साथ जुड़ेगा तो आ का चिन्ह जुड़ेगा, ना कि आ जुड़ेगा, तो ये गलत है। आ का चिन्ह इस प्रकार से है, यानी इसकी मात्रा ये है, तो तब आप इस प्रकार से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, का। ठीक है ना, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है। व्यंजनों के साथ इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और स्वर के ये जो चिन्ह हैं वो मात्रा कहलाते हैं। जो स्वर के चिन्ह हैं वो मात्रा कहलाते हैं। तो अब आप यहाँ से सभी स्वरों की मात्राएं लिखेंगे, या चिन्ह जिसको कहेंगे आप, मात्रा या चिन्ह एक ही बात है। तो स्वरों को जब आप व्यंजनों के साथ जोड़ते हैं तो ये अपने मूल अवस्था में न जुड़ करके इनकी मात्रा जुड़ती है। आप कभी भी किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ें तो उस स्वर की मात्रा जुड़ती है। तो यहाँ आप सभी स्वरों की मात्रा लिख लीजिएगा। आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हमने क्या जाना, जो है सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है तब जाकर के हलंत हट जाता है। तो यहाँ मात्रा तो कुछ नहीं होगी, लेकिन सीधे जो है व्यंजन ऐसे लिखा जाएगा, तो हल हट जाएगा, हलंत हट जाएगा। आ की मात्रा, एक की मात्रा, ये तो आप पढ़ भी चुके हैं, साथ में कुछ शब्द भी दिए हैं, इनको भी आप लिखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपके स्वर हैं। ठीक है। और स्वरों की मात्राएं हैं, स्वरों के भेद आपने पढ़े। तो देखिए कुछ आपको यहाँ पर चीजें याद रखनी है। क्या क्या आपने स्वरों के बारे में पढ़ी। तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण अ स्वर की सहायता से किया जाता है। अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि जो व्यंजन है वो स्वतंत्र अवस्था में हलंत के साथ होता है, और उसको आप उच्चारित नहीं कर सकते हैं। उच्चारण करने के लिए आपको अ की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं मिली होती है तब व्यंजन के नीचे एक तिरछी छोटी रेखा लगा देते हैं, जिसे हल चिन्ह या इसको हलंत कहते हैं। जैसे ये देखिए, तो वहां मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ अ स्वर नहीं जुड़ा है, स्वर रहित व्यंजन है ये, तो तब इस प्रकार से हल होता है। और जब व्यंजन में अ की ध्वनि मिली होती है तब व्यंजन के नीचे हलंत नहीं होता है, तब जाकर के वो इस अवस्था में होता है। ठीक है। साथ में
री की मात्रा प्राय वर्णों के नीचे ही लगाई जाती है। तो कोई भी किसी की भी साथ आप री जोड़ रहे हैं, जैसे आपने क के साथ ही जोड़ दिया री, तो इसकी मात्रा कैसी होती है, तो आप ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्री। और र में ऊ तथा बड़ी ऊ की जो मात्रा है उसके नीचे या ऊपर न लगाकर र के मध्य या पेट भाग में लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर र और इसमें आपने उ जोड़ा तो रु हो गया, जैसे रुपैया, रुचि, रुस्तम, ठीक है। और बड़ी ऊ जोड़ेंगे तो यहाँ आपका इस प्रकार से जोड़ा लिखा जाता है, जैसे रूप, रूट, अमरूद। तो र में ऊ की मात्रा ऊपर या नीचे नहीं लगाई जाती है, उसके मध्य भाग या पेट भाग में लगाई जाती है। तो ये यहाँ पर हमने कुछ नई चीजें सीखी हैं, ठीक है। पता तो आपको था ही, लेकिन इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। और इसके साथ आपका जो स्वर का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट है। तो स्वर की मात्राएं आपने पढ़ी, स्वरों के आपने यहाँ पर भेद पढ़े, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे अयोग वाह क्या होते हैं, अंग और अह, जिसमें एक अनुस्वार और एक अनुनासिक होता है। तो ये आपके स्वरों के भेद, जिसमें आपने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, फिर स्वरों की मात्राएं और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आपने जाने। तो ये थे आपके स्वर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप अयोग वाह को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।